अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। टेस्ट क्रिकेट देखने वालों के लिए बड़ा जो है वो सनसनीखेज 2 दिन रहे। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट की, दूसरे सेंचुरियन टेस्ट केप टाउन टेस्ट, जहां पर भारत ने भी आज 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैच में हम तफसीली बात करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज मैच का ज्यादा हिस्सा बारिश की नजर हो गया और ऑस्ट्रेलिया कुछ सुस्तारी से भी खेला, लेकिन 116 रन पे 2 विकेटें जो है वो गिर गई हैं ऑस्ट्रेलिया की। मेन विकेट एक दफा फिर डेविड वार्नर की सलमान अली आगा ने हासिल की और उसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा भी आउट हुए, लेकिन एक बार फिर ड्रॉप कैच भी हुआ। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है सिडनी में। इससे पहले भी जो टेस्ट मैचेस गुज़िश्ता चंद सालों में हुए वो बारिश की वजह से या तो बेनतीजा रहे या उनमें प्रॉब्लम हुई। अब देखना यह है कि अगले 3 दिन क्या मौसम इजाज़त देता है। फोरकास्ट इतनी तो शायद है कि मैच हो जाए, नतीजे की तरफ हम बढ़ें, लेकिन 116 पर 2 आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब भी 197 रन की जो है खसारे का सामना है पेलिंग की बर्तरी को इक्वल करने के लिए। पुरान में इस हवाले तफसीली बात करेंगे और रोज़ की तरह जो आखिरी हमारा सेगमेंट है उसमें आज आपको एक बड़े स्पेशल गेस्ट और अब आई थिंक 2023 में आर्ग्यूबली पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार रहे हमजा खान, जिन्होंने वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीता जूनियर का, उनको आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जनाब ये खबरें भी आ रही हैं कि जो वर्ल्ड T20 है उसमें पाकिस्तान भारत का मैच 9 जून को जो है वो होने का इम्कान है। इस हवाले से तफसीली आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सिडनी टेस्ट, जहां पर आज बारिश की वजह से खेल का मजा जो है कुछ किरकिरा हो गया। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब। मुनीर साहब, 116 रन पे 2 आउट और खिलाफ तवक्को ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है 2.46, इसने बड़ा हमें जो है वो आज हैरान किया। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि अगर हम अगर अर्ली ऑन विकेट्स लें तो ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला सकते हैं, चूँकि ज़्यादातर जो हमने देखा है सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का मिड ऑर्डर दबाव में ही रहा है। वो बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली स्टीव स्मिथ, लेबोशेन या ट्रेविस हेड ने या इवन एलेक्स कैरी ने। तो पाकिस्तान है गुड चांस टू मारो। बहुत शुक्रिया गफ्फार। नहीं, बिल्कुल ठीक है। कल जो तीसरा दिन होगा, अभी तो इवेंटली पॉइस कहेंगे, और कल अगर पाकिस्तानी बॉलर्स आते हैं और थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल देते हैं तो होता है। देखिए, इस वक्त डिपेंड ये करता है कि कौन सी टीम लीड लेती है। जो भी टीम लीड लेगी उसका फिर थोड़ा अपर एंड हो जाएगा। साथ साथ फोरकास्ट भी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी बारिश, थोड़ा बैड लाइट, थोड़ा ये सिलसिला भी चलेगा। लेकिन ये कि अभी मैच इवनली पॉइज्ड है। आज जो चीज़ आपने कही कि वो बहुत स्लो खेले हैं, मुझे देख रहा था 143 बॉल्स पर 47 उस्मान ख्वाजा के वो बहुत ही स्लो थे। 32 का स्ट्राइक जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मली खासा नहीं होता है। लेकिन बहरहाल अभी आज चूँकि मैच ही सिर्फ 46 ओवर्स का खेल हो सका, कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो अब कल ही पता चल सकेगा मैच का रुख किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और आज जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा सिर्फ 46 ओवर का खेल ही मुमकिन हो सका। मुनीर साहब से मज़ीद बात करते हैं। मुनीर भाई, अगर देखें तो ड्रॉप कैचेज का सिलसिला नहीं थम पा रहा और बड़े क्रूशल ड्रॉप कैचेज, खासतौर पर पहली स्लिप में और डेविड वार्नर। और मेरे ख्याल में डेविड वार्नर को हमने जाते जाते एक और तोहफा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, फॉर्चुनेटली हमारे लिए। लेकिन इसकी क्या वजह है? चूँकि एक होना मुश्किल कैचेस, आसान कैचेज हैं, फिर पहले प्रॉब्लम हो रही थी अब्दुल्ला शफीक को, अब हुई है साइम अयूब को। तो क्या ओपनर्स के साथ ही कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है? क्योंकि बाबर आजम ने कल बड़ा अच्छा कैच लिया, सॉरी आज ही उन्होंने कैच लिया, अच्छी तरह से उन्होंने कैच को पकड़ा। उससे पहले सलमान अली आगा भी, या हम सही फील्डर सही जगह पे तैनात नहीं कर रहे? आई डोंट नो, क्योंकि ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं, अभी तो उनका पहला टेस्ट मैच है। अब्दुल्ला शफीक को तो खैर वहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। बिकॉज कि अगर हम दूसरी टीमों के यंगस्टर्स को देखें, भारत को देख लें, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल बड़े अच्छे कैचेस ले रहे हैं वो। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में तो खैर जो भी आता है अच्छा फील्डर के तौर पर पहले हमें नज़र आता है। तो ये चीज़ कंसर्न वाली तो है। और स्पेशली ये कि डॉली कैचेस छूट रहे हैं, जो जिसमें डाइव नहीं करना, आपको मुश्किल कैच नहीं थे, बिल्कुल हाथों में कैच आके ड्रॉप हो रहा है, तो कंसर्न तो है। क्योंकि डेविड वार्नर ऐसे प्लेयर हैं गफ़ार, आपको पता है कि उनको चांस दे देते तो फिर सेंचुरी की तरफ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए तो खैर ये अच्छा रहा कि उनको 14 रन ही मजीद बना सके, वो आउट हो गए, वरना वो इनिंग्स अपनी बिल्ड कर सकते थे। और उनको उनकी ख्वाहिश भी थी बिकॉज का अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ एक कंसर्न की ज़रूर है कि क्यों हमारे यंगस्टर जो हैं वो एयर फील्डिंग उनकी इतनी ख़राब हो रही है कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। थोड़ा सा कंसर्न है ये। तो मुनीर साहब, उम्मीद रख सकते हैं कि 29 साल हो गए, 16 मुसलसल टेस्ट मैच पाकिस्तान हार चुका है, और जो ये सिचुएशन है, इसके साथ में एक सप्लीमेंट क्वेश्चन भी आपको ऐड कर देता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने नहीं खिलाया। अब तक इससे बड़ी तनकीद हो रही है, डिवाइडेड ओपिनियन है। बताया था जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, वसीम, वकार, इससे पहले स्टीव वॉ ने भी तनकीद की थी कि टीमें अब सीरियस नहीं लेती हैं बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट को। तो लोगों को मायूसी हुई है। देखिए, उसके बावजूद जो भी पोजीशन है, आपको लगता है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जहाँ से हम वो ख्वाब देख सकते हैं कि 29 साल बाद शायद 2024 हमारे लिए एक
वो साल साबित हो जहां पहली कामयाबी ऑस्ट्रेलिया में हासिल करें टेस्ट में? देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक जो चीज़ देखने की है कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में अगर आप देखें तो 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका तजुर्बा बहुत कम है। 15 टेस्ट, 5 टेस्ट, 2 टेस्ट और शाहिम का तो डेब्यू हुआ है। तो ये चीज़ एक अच्छी भी है पाकिस्तान के लिए कि बिल्डिंग फेज पे आगे आपको अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिलता है। दूसरी ये कि यंग खिलाड़ी जो हैं, खासतौर से आमिर जमाल की कारकर्दगी देखें या दीगर खिलाड़ियों को कोशिश करते हैं, पूरी जान मार रहे हैं मैच जीतने के लिए। यही एक जज्बा है जो आपको जितवा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपको याद हो 2017 की यंग टीम थी, सरफराज गए थे, बिल्कुल हम बॉटम से गए थे और हम वहाँ जीत के आए थे, क्योंकि जज्बा नज़र आया था। वही चीज़ की यहाँ ज़रूरत है। मैंने फिर आपसे कहा ना वक़ार, जैसे गफ़र आपसे कहा कि कल का दिन ये डिसाइड करेगा, अगर कल पूरा खेल होता है तो डिसाइड करेगा मैच किधर जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कोशिश करेगी लीड लेने की, पाकिस्तानी टीम कोशिश करेगी कि वो कम स्कोर पर आउट कर ले। 100 रन का कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया की टीम लीड ले जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुआ ये करें कि ऑस्ट्रेलिया को हम जल्दी आउट कर लें। बिल्कुल। सलमान अली आगा की बात करते हैं, चूंकि ना सिर्फ कंसिस्टेंसी अब उनकी दिखाई दे रही है, श्रीलंका में तो बहुत ही अच्छा खेले थे, कल भी 57 रन बनाए उन्होंने, 53 रन, और फिर एक मरतबा फिर डेविड वार्नर को अगर आप सीरीज में 2 मरतबा आउट कर दें तो ये तो उनकी वो चीज़ है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगी, बिकॉज वो हमें बहुत तंग करते हैं और दोनों मरतबा उनको उन्होंने जल्दी आउट किया। तो अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा हमारे पास क्रिकेटर आया है जो ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, फिर उसकी बॉलिंग में जो है वो कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मोहम्मद हफीज़ जो अब डायरेक्टर हैं, शायद उनको अपना अगर वक्त याद हो कि जिस तरह सलमान अली आगा में प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा है, मे बी कि वनडे और T20 में वो हमारे पास एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं अलॉन्ग विद द स्पेशलिस्ट स्पिनर जो कि ऑफ स्पिन बहुत अच्छी करते हैं। कंट्रोल भी मुनीर भाई उनका बुरा नहीं है। नो डाउट। देखिए मच इम्प्रूव्ड प्लेयर अगर हम बात करें ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया में अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं ना, और ख़ास से कोई नौजवान खिलाड़ी, तो फिर नज़र आ जाता है कि उसमें सलाहियतें हैं। पिछले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 50, फिर यहाँ पर 53 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है। फिर बॉलिंग में जिस तरह आपने बताया, आज मैं उनको सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उन्होंने कहा था मैंने कोशिश की थी कि लाइन और लेंथ अच्छी मेंटेन करके गेंदें करूं, और वार्नर के विकेट पे वो बहुत खुश थे। अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, ये प्रॉस्पेक्ट मिल रहा है, आमिर जमाल मिल रहे हैं, ये मिले अब्दुल्ला शफीक की, टेक्निकली अच्छे बैट्समैन लगते हैं। चीज़ें तो अच्छी जा रही है पाकिस्तान के लिए। जीतना या ना जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि अगर आप हारते भी हैं तो लड़ के हारे। मेलबर्न टेस्ट में हमें ये चीज़ नज़र आई और उसके बाद यहाँ भी ये चीज़ नज़र आ रही है, तो कम से कम हमने थोड़ा परेशान तो ज़रूर किया ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल किया है, बल्कि मेलबर्न में भी जीत के करीब थे, सिडनी में भी अब ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम कंपेटिटिव हैं और सोच सकते हैं कि यहाँ हम कामयाबी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड T20 के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान भारत को एक ग्रुप में रखा जाएगा। फिर भारत जुल्फिका के मैच से बात करेंगे। 33 विकेटें गिर गई तकरीबन 1.5 दिन के खेल में और नतीजा दूसरे दिन ही आ गया। ये बड़ी अनहोनी सी बात है, लेकिन भारत को बड़ी कामयाबी मिली। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। पुराना रिप्ले में खुशाब ने सिडनी टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। मुनीर हक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर में, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आपने बात की मुनीर भाई, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमने अगर ओवरऑल तजिया करें, हम शायद ऐसे लगता है पूरे 3 टेस्ट मैचेस में एक सही कॉम्बिनेशन उतारने में नाकाम रहे। यानी कि अगर आप देखें कि पहले मैच में हमने साजिद को नहीं खिलाया और इसी तरह बाद में हमने साइम अयूब को शायद दूसरा टेस्ट ही खिला देना चाहिए था। तीसरे मैच में तो हमने हद ही कर दी कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवा दिया। तो ऐसे लगा कि तशनगी कहीं ना कहीं कमी रह गई, और ये होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ ना हो। कप्तानी तो शान मसूद अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इसमें कोचिंग स्टाफ का भी अमल दखल है। आप समझते हैं कि हमने तीनों टेस्ट मैचेस में जो प्लानिंग की थी वो 100% एक्यूरेट थी? देखिए फर्स्ट टेस्ट में तो शायद स्पिनर का काम नहीं था कि विकेट का समझ रहे थे कि शायद फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होगी, लेकिन मेलबर्न में बहरहाल एक स्पिनर होना चाहिए था, और यहाँ तो खैर हमने साजिद खान को ले लिया। इसमें एक सवाल, मोहम्मद रिजवान को हमने पहला टेस्ट नहीं खिलाया, जबकि कल ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शायद अगर आपने एज अ विकेट कीपर नहीं खिलाना था, बट उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए, उनकी गेम को, उनकी इस स्टेचर को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं इस मुश्किल बॉलिंग अटैक के खिलाफ तुमको खिलाना ही चाहिए था, और यही फैसला सादी करने के लिए तो टीम मैनेजमेंट होती है, बट हम ऐसा कर नहीं पाए। नहीं, बात यह है कि सरफराज ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी पिछले दिनों टेस्ट मैचेस में, उसको देखते हुए उनको मौका दिया। विकेट कीपर बैट्समैन ना सही बात हो रही थी, फिर हमें सऊद शकील या सलमान अली आगा में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ता, तो शायद वो एक मुश्किल डिसीजन था। लेकिन बहरहाल जिस तरह रिजवान ने प्रूव किया, उससे तो ये लगता है कि उनका बिल्कुल चांस बनता था और सबसे कामयाब बैट्समैन रहे। बाकायदा उनके स्टोर्स की तो तारीफ की जा रही है कि बहुत अच्छा खेल है। भाई पिछले ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी आपको याद है 90s में वो गए थे और एक 40s की इनिंग थी, तो उनको एक्सपीरियंस भी था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे
एक कहते हैं ना ट्रिक मिस कर गए, हमें उनको किसी तरह खिलाना चाहिए था, क्योंकि उनके आते ही हमारी मिडिल ऑर्डर में एक इम्पैक्ट आया जो हमें बिल्कुल नजर नहीं आया। देखिए 360 रन से कहाँ भी शिकस्त हुई और कहाँ हम लड़ रहे हैं दोनों टेस्ट मैचेस में, तो ठीक ठाक फर्क पड़ा, स्पेशली जब बाबर आजम की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह की फॉर्म अभी हमें नजर आ रही है रिजवान की, उसमें तो बिल्कुल आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि माजी में जो चीज़ हम देख रहे थे, सिलसिला चलता चला आ रहा था, उसमें टेस्ट के ज़्यादा हमें अप्रोप्रिएट नज़र आ रहे थे ये सरफराज, इसलिए उनको मौका दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है बाद में रिजवान ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है वो दोनों मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस, खास तौर से जो पिछले इनिंग्स खेली है, तो बहुत ही रिमार्केबल। गुलाम मुर्तज़ा को पुराने में शामिल करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपने देखा ही है कि जो टेस्ट कैप्टनसी है, वाइस कैप्टनसी, वहाँ भी शाहीन का नाम आ गया, इसी तरह वनडे कैप्टनसी भी बाकी है। मेरा तो अपना ख्याल है कि अगर आपने स्प्लिट कैप्टनसी का फैसला कर ही लिया, मुनीर भाई की भी मैं इस पर राय ले लूंगा, मोहम्मद रिजवान एक ऐसा जीनियस है जो मतलब PSL के अंदर फिर आप देखें कि बैटिंग जिस तरह वो कर रहा है, फिर अच्छा ब्रेन उसको कहा जाता है, तो हमने कहीं इसको इस्तेमाल करना है मे बी कि वनडे कैप्टनसी के हवाले से। जी बनाना तो चाहिए था, क्योंकि T20 का भी जब कप्तान बनाया जा रहा था तो शहनशाह अफरीदी से पहले मोहम्मद रिजवान का नाम लिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने PSL में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी और वाइस कैप्टन थे, टीम को लेके चल रहे थे और बाबर की गैर मौजूदगी में वो कप्तानी भी करते थे, तो इसलिए ज्यादा इम्कान यही लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो फैसले किए गए, एकदम से बाबर को हटाया गया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को नहीं कप्तान बनाया गया बल्कि शहनशाह अफरीदी को बनाया गया। तो रिजवान को बनाते तो ज्यादा बेहतर था। आप जब भी मैच देखते हैं तो उसमें चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे वनडे मैचेस या T20, तो मोहम्मद रिजवान फील्ड प्लेसिंग भी कर रहे होते हैं और दीगर अपनी आउटपुट भी दे रहे होते हैं। तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए जितना खेला बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। केपी से जब वो खेलते हैं, उसके भी कप्तान है, तो वो उनकी कप्तानी में केपी कई बार विनर भी रह चुका है, वनडे का विनर भी हुआ, वनडे का विनर भी हुआ और T20 का भी वो विनर हुआ है। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान को ज्यादा बेहतर था कि कप्तान बनाते और उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिस तरह वो बैटिंग में परफॉर्म करते इस तरह वो कप्तानी में भी परफॉर्म करते हुए दिखाई देते, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे से कप्तानी वो करते हुए आ रहे थे। तो उनको मेरी इस खुद सोच से बालातर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्यों नहीं कप्तान बनाया। इवन के हमारे साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की जानिब से भी कहा गया कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए था, लेकिन शाहीन को बना दिया गया। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प बात है जो शाहिद अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया में की कि शाहीन मौजूद थे, ज़रा मजाक की शायद उन्होंने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि रिजवान बनेंगे, पर शाहीन पत्नी कहाँ से बन गए, फिर शाहीन का रिएक्शन भी देखने से चालू रखता है, लेकिन बार वो एक अच्छा मोमेंट भी था। लेकिन आप समझते हैं मुनीर भाई कि जहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट हम शाहीन की करेंगे, अभी तक हमने T20 का भी वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया, ऐसे ही गुलाम मुर्तज़ा वाइस कैप्टन तो अभी नहीं अनाउंस किया ना हमने T20 का भी? नहीं, वाइस कैप्टन अभी अनाउंस चले, यही मेरा सवाल है मुनीर भाई आपसे कि फिर रिजवान जैसा ब्रेन, चले बाबर को तब आपने वर्कलोड मैनेजमेंट इतना उनका सारा देखते हुए उनको आपने बिल्कुल ही अलग कर दिया, पर आप समझते हैं कि वनडे T20 की कप्तानी में जो अब वर्कलोड मैनेजमेंट आनी है, चले शान को रहने दीजिए कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पे ताकि शाहीन को भी सहारा मिले, क्योंकि शाहीन के ऊपर जो वर्कलोड मैनेजमेंट आने वाली है, हमने कोई आप देखें कि तीसरा टेस्ट नहीं खिलाया और कहाँ 5-5 न्यूजीलैंड 10-11 मैचेस अगर हो गए PSL के फाइनल के मिला के 12-22 T20 सर 3 महीने में। गफार देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अब आपने शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया है, तो मेरा ख्याल है T20 कप्तान को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बैकअप वाइस कैप्टन, आप इनको वाइस कैप्टन जब जरूरत पड़े तो आपके साथ वो उसी जगह पर चल रहा हो जो शाहीन जिस पे चल रहा है, क्योंकि आप समझते हैं मुनीर भाई कि 22 मैचेस शहनशाह अफरीदी 3 महीने में खेल पाएगा सबके सब? नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, 10 न्यूजीलैंड से मैचेज हैं, फिर आयरलैंड, इंग्लैंड, फिर वर्ल्ड कप, PSL के साथ 12 मैचेस, PSL के 12 मैचेज हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वर्कलोड तो होगा, कहीं ना कहीं आप उनको रेस्ट भी कराएंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ से कैप्टनसी की बात है ना, फिलहाल एक ही ऑप्शन आपके पास खाली है, वो है वनडे की कैप्टनसी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ही सर क्या रहे शाहीन को इस वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए क्या वहां पे भी हमें उलझा देना चाहिए, या समझते हैं कि मे बी रिजवान, मैं सिर्फ रिजवान की बात भी नहीं करता, जस्ट अनदर ऑप्शन कोई रखना चाहिए हमें? आपकी क्या राय? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप वनडे की कैप्टनसी की तो इस वक्त बात करना बिल्कुल बेकार है। जब तक हमारे पास T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद हम ये चीजें देखेंगे। फिलहाल आपने T20 के कप्तान बना दिया है, फिलहाल आप उस पर फोकस करें। आप वाइस कैप्टन किसी को बनाना चाहते हो तो बना दें। देखिए, 2 जगह भी आप चेंज ना करें, एक टेस्ट कैप्टन को हटाने की बात ना करें, एक T20 कैप्टन के बाद। वर्ल्ड कप में जाहिर है जब वनडे होंगे तो वनडे में तो आपको नया कप्तान लाना ही है, तो फिर आप उसमें चले। गुलाम मुर्तज़ा से मैं पूछता हूँ कि क्या PCB के ज़हन में कुछ चीज़ है? इसके बाद फिर इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में बात करेंगे। ICC अवार्ड्स की नॉमिनेशंस भी आ गई हैं, जिसमें पाकिस्तान का अब तक कोई दूर दूर तक पता नहीं है। कि गुलाम मुर्तज़ा क्विकली पहले बता दीजिएगा, फिर मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़हन में कोई प्लान है वनडे कैप्टनसी के हवाले से? शायद शाहीन ही फेवरेट है अब तक।
नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़हन में अभी तक तो कप्तान को चेंज करने के हवाले से कोई प्लान नहीं है। और वनडे के नहीं, हवाले कप्तान तो चेंज हो गए ना, वनडे में बाबर थे, उनकी जगह कौन होगा? जी, वनडे में यही इम्कान है कि ये वर्ल्ड कप गुजरेगा, उसके बाद Okay. वो डिसाइड किया जाएगा कि जैसे वनडे के मैचेस करीब आएंगे तो शान मसूद को या शाहीन अफरीदी में से किसी दोनों को बनाया जा सकता है। और क्योंकि मीडिया की जानिब से और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से तनकीद की जा रही थी कि रिजवान जो क्यू में लगा हुआ था, वाइस कैप्टन था, तो हो सकता है उनके ऊपर भी जो वो डिस्कशन हो और मोहम्मद रिजवान के सही। हवाले से भी कोई बातचीत की जाए कि वनडे में आया उन्हें बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इस हवाले से सीरियस ठीक है। तौर पे नहीं सोच रहा, क्योंकि वनडे मैचेस अभी दूर हैं। चलें मुनीर भाई, वेरी इंटरेस्टिंग, 33 विकेट फेल और इनसाइड 2 डेज, और हमने देखा कि 23 पहले दिन गिर गई, आज फिर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुआ, उसके बाद 3 विकेटें भारत की भी गिरी। शायद अगर 150 का हदफ होता तो 62-60 पर 3 तो यहाँ भी आउट हो गए थे। वेरी स्ट्रेंज टू सी कि 3 इनिंग जो है वो आपकी, और फिर तीसरी चौथी इनिंग 2 दिन में, कल तीसरी बैटिंग, बल्कि वो कल हंस रहे थे कमेंटेटर के, पता नहीं जसप्रीत बुमराह और सिराज ने आइस बात या जो रिकवरी होती है वो की भी थी कि नहीं की थी, कि दोबारा उनको बॉलिंग करने आना पड़ गया, उन्होंने पहले इतना जान मारा हुआ था। तो इस विकेट पे आपकी क्या राय? अगर इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश में मैच होता तो अब तक तो बड़ी बात हो अच्छा, रही होती। मैं इसका आपको तफसील जवाब देता हूँ, लेकिन अभी जो 3 फॉर्मेट की बात चल रही हाँ, थी, जरूर। श्रीलंका ने आज तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान का ऐलान अच्छा, कर दिया है। टेस्ट के लिए धनंजय डिसल्वा, कुशाल मेंडिस वनडे और हसरंगा को उन्होंने T20 कप्तान बनाया है। ठीक तो है। वो उन्होंने यही किया, पहली दफ़ा उनके ऐसा हुआ कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान है। तो ये चीज़ हम वनडे में जाके फिर हम देख सकते हैं, अगर तीनों फॉर्मेट के अलग कप्तान हो, ठीक है। लेकिन T20 और टेस्ट में तो फिलहाल हो ठीक जाए। है। अच्छा, ये देखिए, ये इसमें दिलचस्प बात ये हुई है कि एक तो बहुत अरसे के बाद जाहिर है ऐसा हुआ है कि पहले दिन 23 विकेटें गिर गई हैं। किसी ज़माने में होता था कि पहले दिन, खेल के पहले दिन इतनी विकेटें नॉर्मली नहीं गिरती हैं। जो उनके कप्तान थे, स्टैंड इन कैप्टन डीन एल्गर, जिनका आखिरी टेस्ट मैच था, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की थी, उनके वहम गुमान में नहीं था। 55 मैं बॉल पढ़ रहा आउट था हो इनके बैटिंग कंसल्टेंट जो हैं, वो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वहाँ गुजरा केप टाउन में, वो भी परेशान होगा कि इस विकेट ने ऐसा बिहेव क्यों किया है। तो जहन में ये था कि शायद शुरू के 1 घंटे होगी, फिर विकेट आसान हो जाती है। ये नहीं पता था कि ये पहले विकेट सेशन में आउट हो जाएंगे। मुश्किल, हाँ। अच्छा, ये भी नहीं पता था। फिर जिस तरह 3-4 चीज़ें बड़ी यूनिक हुई हैं। मुनीर भाई, पिच पे सवाल उठते हैं? पिच पे सवाल उठते हैं। अगर 1.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा तो पिच पे सवाल उठेंगे। केप टाउन में ऐसे दिलचस्प बात यह है कि केप टाउन में 2011 में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक टेस्ट हुआ था, उसमें सेकंड डे 23 विकेटें गिर गई थी उसमें भी, बट दैट वाज सेकंड डे। तो ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच था और केप टाउन था। यहाँ पहले दिन ही 23 विकेटें गिर गई, लेकिन इस विकेट पर देखें, इसमें ये विकेट स्टैंडर्ड की विकेट तो नहीं थी कि जिस पर बिल्कुल हो। अब उसके बावजूद भी अगर एडन मार्करम आज सेंचुरी स्कोर कर गए, उनको बहुत रिगार्ड देना पड़ेगा, वरना तो और ज़्यादा मुश्किल होती। 3-4 चीज़ें बड़ी यूनिक हुई हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है 55 पे आउट हो गया और 23 विकेटें गिरना, ये सबको पता है। दूसरी बात, इंडिया के साथ जो हुआ है ना, वो बड़ा यूनिक हुआ है कि इंडिया 153 फॉर 4 और फिर उसके बाद 11 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए पूरी टीम आउट हो गई, इंक्लूडिंग कोहली। हाँ, ये बड़ी यूनिक चीज़। और एक और यूनिक चीज़ क्या हुई कि डीन एल्गर का आखिरी टेस्ट मैच था, उनका फेयरवेल टेस्ट, वो पहले दिन ही अपनी दोनों इनिंग्स में बैटिंग करके चले गए, उनका फेयरवेल पहले दिन ही हो गया। ऐसा भी होता है। तो इस मैच ने बहुत सारी चीज़ों को, 7 खिलाड़ी जो है वो उनके सामने 0 का हिस्सा मौजूद था। कल भारत की इनिंग में जो यूनिक है, 6-0 पर आउट हुए, 1 नॉट आउट था। और इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। ICC अवार्ड की नॉमिनेशन आई है, पाकिस्तान का दूर दूर तक फिलहाल कोई पता नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और एक तो ICC अवार्ड और उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की जो शेड्यूल है उसका मामला पे अब तक कोई हतमी बात सामने नहीं आई, लेकिन फैंस बड़े बेताब हैं कि भाई कब होगा और इसकी शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजूहत भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ICC अवार्ड्स की बात करते हैं। और ICC जो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उसके लिए शुभमन गिल, विराट कोहली, डैरल मिचेल और मोहम्मद शामी, 3 इंडिया के प्लेयर नॉमिनेट हुए हैं और तीनों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की प्लेयर्स का दूर दूर तक फिलहाल पता नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो मार्क चैपमैन और इसी तरह रजमानी, सिकंदर रजा और सूर्य कुमार यादव, यहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तानी शामिल नहीं है। और फिर ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो यशस्वी जायसवाल हैं, दिलशान मधुशांका, रचिन रविंद्रा मुझे लगता है कि बड़े हॉट कंटेंडर रहेंगे। उसी तरह मुनीर भाई गिराल कॉर्जे, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की वर्ल्ड कप के अंदर भी और एक मखसूस स्टाइल भी उनका, बट वेरी सैड टू सी नो पाकिस्तानी इन द नॉमिनेशन एज यट। जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं शायद आगे कुछ कैटेगरीज हैं उसमें आ जाए, बट 1-2 साल पहले शाहीन, रिजवान, बाबर, फातिमा सना, आपको याद है इमर्जिंग, दैट वाज द पर्पल पैच फॉर पाकिस्तान।
लेकिन शायद उस पर हमने फॉर ग्रांटेड लिया था। अब हमें कुछ कदर आ रही होगी कि अवार्ड जीतना कोई आसान काम नहीं है। इस साल तो हमारी कोई नॉमिनेशन नहीं है। सही है, मुझे भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, बाबर आजम बेस्ट वनडे थे और रिजवान T20 लेकिन बिल्कुल सारी चीज़ें थी। अब जाहिर है नहीं है। इस मरतबा मैं ये देख रहा हूँ कि भारत के जो शुभमन गिल है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो शायद वो वनडे में आ जाएंगे, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर में। ठीक है। उसके अलावा आपने रचिन रविंद्रा की बात की, इमर्जिंग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, और उनका भी देखें कितना ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो सीरीज़ है उसमें इन्होंने रचिन रविंद्रा को स्क्वाड में नहीं लिया है, यानी पाकिस्तान अगेंस्ट सीरीज़ में उनको रेस्ट दिया गया है। उनके यहाँ इन चीज़ों को खासा देखा जाता है। केन विलियमसन दोबारा आ गए हैं जो इनफैक्ट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन और बाकी अगर आप उनकी बात करते हैं बॉलिंग की, तो कुछ प्लेयर हैं जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं है, जिसका जाहिर है आपको भी अफसोस है, मुझे भी अफसोस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई ना कुछ देखते थे। रिजवान, शाहीन, बाबर, एटलीस्ट इनमें से किसी एक को हम ज़रूर देखते थे। तो अगर नहीं होना तो और फिर इमर्जिंग भी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो बहुत पोटेंशियल हो जिसको हमने देखा। चले ICC अवार्ड पे मुनीर भाई ने बड़े तफसीली बात की कि मुनीर भाई कोई हमारा शिकवा तो नहीं बनता ना कि हमारे प्लेयर का वो ज्यादती हो गई, सारे भारत की तो आगे वो एक अवामी अर्द-ए-अमल तो यही होता है उम्मन। इसमें शिकवा बन नहीं सकता, इसलिए कि स्टैट्स की बुनियाद पर होता है। इसमें आपके सामने मजीद हम काम करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन अभी कुछ देर पहले अनाउंस हुई है, तो वी विल डेफिनेटली सर्च के क्या ऐसा है कि हमारी कोई नॉमिनेशन बनती थी। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनल अगर रन्स देखें ना तीनों फॉर्मेट में मिला के, तो पाकिस्तान के लिए बाबर ही सबसे ज़्यादा रन बनाए 1399 रन, और शाहीन अफरीदी की सबसे ज़्यादा विकटें, शायद 62 विकटें हैं कितनी, अभी भी यही दोनों टॉप पर हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में परफॉर्म नहीं करते तो वो इंपैक्ट नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहता, और वो चीज़ है भी नहीं कहीं पे। कोई मैच विनिंग चीज़ नहीं है ना, टूर्नामेंट विनिंग किसी मैच में जो सर एशिया कप में भी नहीं कर सकते। आपने ट्वीट भी किया था, मुझे याद है कि शाहीन शाह अफरीदी के जो पहले ओवर, शुरू के 2 ओवर होते थे, कितने लीथल होते थे। इस दफ़ा अगेंस्ट बांग्लादेश के अलावा किसी के खिलाफ विकटें नहीं ले सकते, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो जिसकी हम मजीद नॉमिनेशन आती है मुनीर भाई, तो क्या इसमें कहीं हमारा कोई चांस बन जाएगी? फिलहाल ICC अवार्ड में दूर दूर तक पाकिस्तान का पता नहीं। अफसोस हो रहा है क्योंकि 2 साल पहले हमने 4 अवार्ड जीते थे, इंक्लूडिंग जो है वो तमाम मेजर अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब मौजूद थे। गुलाम मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।